प्रिय मित्रों, दोस्तों, हमारे YouTube सब्सक्राइबर, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में संविधान के अनुच्छेद 3951 की हमने चर्चा किया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 39 तक वर्णन किया था, उसको एक्सप्लेन किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष आज इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है। 51 तक अनुच्छेद तक पूर्ण रूप से हमने व्याख्या कर रखा है। इसका एक बार आप सभी लोग जरूर अवलोकन करें। आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो सिविल सेवा की हो, प्रांतीय सेवा हो, या कोई भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उसके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियोस और आपके महत्वपूर्ण वीडियो साबित तो होगा ही, लेकिन आपके ज्ञान में भी अभिवृद्धि करेगा। और दोनों माध्यम में हमने बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए तैयार किया है। ये वीडियो आप सब जरूर देखें और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 4 में, जैसा हमने पहले वर्णित किया था, चर्चा हमने किया था, व्याख्या किया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस संविधान के किस भाग में उल्लेख है। भाग 4 में 39 से संबंधित कुछ एक बार आपको और रिकॉल करना चाहूँगा कि जो अनुच्छेद 39 है, ये क्या कहता है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित कराने, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकने, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुरक्षित कराने, यानी कि किसी तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, एक समान कार्य के लिए समान वेतन की यहाँ बात की गई है। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। ये न्यायालय में हम इन अनुच्छेदों के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते, या न्यायालय में परिवर्तन ही नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये न्यायालयी हिस्सा नहीं हो सकता कि लोग इसको जो है न्यायालय में ले जा कर के इसमें याचिका या इस संदर्भ में तय करें। ये राज्य से संबंधित बातें हैं। राज्य सरकारें ऐसा करने के लिए बाध्य तो संविधान करता है, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर। दूसरी बात है, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करेगा। राज्य का ये महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है कि जो समाज में गरीब तबका है, गरीब लोग हैं, किसी तरह उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है कि वो अपने लिए कानूनी लड़ाई लड़ सके या किसी तरह की विधिक सहायता प्राप्त कर सके, उसके लिए यहाँ प्रावधान किया गया अनुच्छेद 39 के तहत कि राज्य ऐसे लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता के लिए सहायता प्रदान करेगा, चाहे उसके लिए वकील जो भी है, जो कानूनी
जो प्रोविजंस हैं लीगल, उससे जुड़े हुए समस्त सुविधाएं गरीबों को उपलब्ध कराएगा जो किसी कारणवश इन संसाधनों का या इन संसाधनों को प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं। अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत वही बात कह रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये राज्य का कर्तव्य है कि सभी को समान न्याय मिले और निःशुल्क, जिनको ज़रूरतमंदों को निःशुल्क विधिक सहायता परामर्श उनको मिलना चाहिए। इसका अंग्रेजी हमने अनुवाद किया है। पार्ट 4 द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। आगे आप इसको स्किप करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन है ना, यानी कि अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है, या गठन कैसे गांव में ग्राम पंचायतों का निर्माण होगा। ग्राम पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ वो आपको पता है कि सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? नागौर में, राजस्थान में पहली बार पंचायती, और उसका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, नागौर में, राजस्थान। तो ग्राम पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 40 के तहत है। इसमें क्या है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए एक कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। यानी स्वायत्त शासन की व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है? पंचायती राज व्यवस्था, है ना, कि कैसे जब हमारा गांव मजबूत होगा, स्वावलंबन बनेगा, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारे राष्ट्र के विकास में बहुत योगदान होगा। गांव के लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है, ग्राम पंचायत के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है, तो गांव के विकास के लिए जो सरकार द्वारा अनुदान और बहुत सारी योजनाएं आती हैं कि कैसे गांव का विकास हो, वो बात अलग है कि आजकल ग्राम प्रधानों की स्थिति से सभी परिचित हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में कहा गया कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 कहता है कि सभी व्यक्तियों को काम मिले, शिक्षा मिले और लोक सहायता दी जानी चाहिए, राज्य का कर्तव्य है। राज्य अपनी आर्थिक समर्थ, जैसी उसकी आर्थिक स्थिति है, सामर्थ्य है, उसी के अनुसार विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार, शिक्षा, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराए। बेकारी, ये मिस्टेक से बेकारी लिख गया है, इसको बेकारी कर लीजिएगा। बुढ़ापा, जैसे आजकल बुढ़ापा वृद्धा पेंशन वगैरह मिल रहा है तो राज्य सरकारें देती है। कुछ बीमार व्यक्तियों, निःशक्त व्यक्तियों को भी आर्थिक मदद सहायता मिलती है। जैसे कैंसर पीड़ित व्यक्ति है तो उसे राज्य सरकार से भी अनुदान मिलता है और केंद्र सरकार से भी कैंसर पीड़ित को अनुदान मिलता है। तो राज्य सरकारें, और भी तो जैसे आपका ये बन गया था कार्ड, उसको आयुष्मान भारत, तो उस कार्ड जो धारक हैं उनको जो है 5 लाख तक जो है चिकित्सा की सुविधाएं दी गई हैं कि वो जो उससे जुड़े हुए संबंधित हॉस्पिटल संस्थाएं हैं स्वास्थ्य विभाग से, वहाँ 5 लाख रुपए तक वो अपना इलाज करा सकता है, आयुष्मान भारत। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये सारी जो बातें हैं राज्य सरकार में ही निहित है कि वो लोगों की मदद कर सकता है। राज्य सरकार की जैसी आय संसाधन हो, जैसी वो सामर्थ्य हो, है ना, उसके अनुसार। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत
मानवोचित दशाओं तथा प्रसूत सहायता का उपबंध किया गया है 42 के अंतर्गत। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत 43 के अंतर्गत कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना है ना। जो मजदूर वर्ग हैं, मजदूरी कर रहे हैं और छोटे मोटे अपने धंधे चला रखे, कुटीर, विशेष करके कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। आज जैसे महिला स्वावलंबन की बात होती है तो बहुत सारे महिलाएं अपनी छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में बना रखे हैं। अभी कई बार प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी ने ऐसी महिलाओं को पुरस्कृत भी किया, सम्मानित भी किया है सार्वजनिक रूप से। तो आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में इसका आप सभी लोग अंग्रेजी में जो हमने ट्रांसलेट किया इसको आप देख सकते हैं, स्किप करके पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता की बात कही है। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 45 के तहत, यानी 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं बाल्यावस्था में उनकी देखभाल हो और साथ साथ में शिक्षा। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि से संबंधित जुड़े हैं। यानी कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो किन्हीं कारणों से समाज से पिछड़ गया है, शिक्षा से वंचित है, तो उसके उत्थान के लिए कमज़ोर वर्गों के, अनुसूचित जाति, SC ST के लिए उनको भी सहायता प्रदान करता है, संरक्षण देता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत पोषाहार स्तर, यानी कि जैसे बाल विकास परियोजना एक चली थी कि पुष्टाहार योजना, मतलब कि एक जो बच्चे हैं कई बार देखें कि कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको संतुलित रूप से उनको न तो विटामिन्स, जो मिनरल्स भोजन में, आहार में मिलते हैं, इस कारण वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें पोषाहार के अंतर्गत है कि उनको कैसे जो है इनसे बचाया जाए। जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, ये राज्य का कर्तव्य है अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, इसमें कृषि को बढ़ावा देना, पशुपालन की बात कही है। अनुच्छेद 48 इसमें का एक जुड़ गया, इसमें पर्यावरण का संरक्षण का प्रावधान किया गया है तथा संवर्धन, वन और वन जीवन की रक्षा, कैसे वनों को सुरक्षित रखा जाए और वन्य जो जीव जंतु हैं उनकी भी रक्षा करना, पर्यावरण की भी सुरक्षा, रक्षा, संरक्षण करना, प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट की बात कही गई है अनुच्छेद 48 के तहत। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, याद रखिएगा आप सभी लोग। बहुत सारी RO राज्य सिविल सेवा में जरूर ये प्रश्न आए हैं कि पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख किए गए हैं। तो याद रखिएगा 48 का। 49 में कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण हो, यानी प्रोटेक्शन ऑफ जो नेशनल मोनूमेंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण नेशनल मोनूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, जैसे लाल किला है, ताजमहल है,
बहुत सारे जो मोनूमेंट्स हैं देश भर में, कुतुब मीनार है, तो उनको भी संरक्षित किया जाए, प्रोटेक्शन, और उन जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उनका भी अनुच्छेद 49 के तहत। ठीक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद आप सभी लोग स्किप करके देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका से किस तरह न्यायपालिका अलग है, यह अनुच्छेद 50 के अंतर्गत बताया गया कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगी, है ना। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत इसमें कुछ पार्ट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये भी राज्य का उत्तरदायित्व है। इसमें का पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। घर राज्यों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि की बात है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ये आपका अनुच्छेद 51 है। इसी तरह हम आगे के वीडियो में संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आने वाले अनुच्छेदों को हम सभी लोग अध्ययन करेंगे, अवलोकन एक बार जरूर करेंगे। इसी वीडियो के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।